श्री के शर्मा जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय राजवर्धन जी से कि आपको संबोधित करें। मीडिया के सभी मित्रों, आप सबको नमस्कार और धन्यवाद कि आज आप अभी आवाज आ रही है? नमस्कार मीडिया के सभी मित्रों, आप सब ऐसे समय पर यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ जानकारी दूंगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करती है। उनका मुख्यालय लंदन में है। आज उन्होंने घोषणा करी कि भारत में वे अपना कार्य रोक रहे हैं क्योंकि भारत की सरकार ने उनके बैंक के खातों पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि सरकार उनके जो मानव अधिकार पर सरकार की जो प्रतिकूल रिपोर्ट के लिए एक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। मित्रों, यह सच्चाई से कोसों दूर है। भारत में कार्यरत कोई भी संस्था, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, अगर विदेश से धन लेना है तो भारत के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। एफसीआरए के अंतर्गत छूट एक बार हमेशा के लिए नहीं मिलती, हर बार उस प्रोजेक्ट के लिए छूट लेनी पड़ती है। ये नियम समान रूप से सब पे लागू होते हैं। इस छूट की अनुमति, जैसे मैंने कहा, समय समय पर उसको वापस रिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार छूट मिल गई तो लगातार हमेशा के लिए छूट। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 साल पहले सन 2000 में यह छूट हासिल करी थी और उसके बाद उनको छूट कभी नहीं मिली। लेकिन पड़ताल से बचने के लिए इन्होंने अपनी 4 संस्थाएं बना दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन। क्या कोई गैर सरकारी संस्थान जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करना चाहता हो, क्या जरूरत है उसे कि वो 4-4 इस तरह की कंपनियां बना ले? सरकार और कानून की आंख में वो किस तरह की धूल झोंकना चाह रहे हैं कि ये 4 संस्थाएं उन्होंने बनाई। और उसके बाद क्या हुआ? इनके पास इनके खाते में 10 करोड़ रुपए आए और इन्होंने उसे एफडीआई बताया और उसके बाद 26 करोड़ रुपए और आए और उन्होंने उसे भी एफडीआई घोषित करा। और ऐसा होने के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी कि बिना कानून के, बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में पैसे लेकर आ रही है और आंख में धूल झोंकने के लिए 4-4 कंपनियां बना रही है। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को यह आदेश दे दिए कि एमनेस्टी प्रायर रेफरेंस कैटेगरी की कैटेगरी में डाल दी जाती है। यानी फॉरेन डोनर अगर कोई पैसा उसमें देना चाहता है तो प्रायर रेफरेंस होगा, उसकी अनुमति होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पाया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक कमर्शियल लाइंस पर काम कर रही है और बड़े रूप में मुनाफा कमा रही है। इसमें शेडी मनी ट्रांसफर्स हुए हैं और सस्पेक्टेड फ्लो ऑफ मनी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल के ट्रस्ट में आया है। सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो कह रहा है कि हमारे मानव अधिकार पे जो हम काम कर रहे हैं उस कारण से हमारे ऊपर ये करा जा रहा है। लेकिन प्रश्न उठते हैं कि अगर आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, मानव अधिकार पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन, पैसा जो बाहर से आ रहा है उसको छुपाने की कोशिश, उसका रंग बदलने की कोशिश क्यों करी जा रही है? ये कैसी संस्थान है जो भारत के मानव अधिकार पे तो खूब जम के बोल रही है, सही या गलत वो बाद में चर्चा होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं
उनके बारे में कतई कुछ नहीं कहती? क्या इस मानवाधिकार की जो ये संस्था है, इसको पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके मानवाधिकार दिखाई नहीं देते? ये कैसी संस्थान है जो CAA के ऊपर एक फेक कैंपेन पूरा का पूरा शुरू करती है और उसको घोषित कर देती है शुरू में ही कि ये एंटी मुस्लिम है, भारत के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है, जबकि CAA भारत के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, भारत के नागरिकों के साथ ही कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही CAA लागू होता है उसको तुरंत ये कैंपेन शुरू कर देते हैं। भारत का जो लोकतंत्र है शुरू से उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, ऐसे कानून जो मानवीय है और लोगों के हित में है उसको कट्टरवाद का नाम दे देना, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रही है। मैं आपको उनके कुछ ट्वीट बतलाता हूं। 25 अगस्त 2020 को उन्होंने ट्वीट करा कि द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव बीन वायलेटेड बोथ सिस्टमैटिकली थ्रू द बिगटेड CAA। इस तरह का उनका पूरा विवाद, इस तरह का उनका संवाद। दिस वीक इन इंडिया द बिगटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट। ये जिस हफ्ते में CAA कानून बिल पास हुआ उसी हफ्ते में उन्होंने इसको एक रूप दे दिया कि ये कट्टरवाद का एक बिल है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह से इनकी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं है। एक अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 809 जो 21 जुलाई 2004 को पूछा गया, उसके अंदर प्रश्न हुआ कि गवर्नमेंट्स अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द मीडिया रिपोर्ट that Amnesty International had accused India of suppression of attacks on human rights, curtailing human rights। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की सरकार मानवाधिकारों को का खनन कर रही है। तो उसमें जो MOS होम थे उस समय श्री प्रकाश जायसवाल जी, UPA सरकार के, उन्होंने कहा कि such accusations are made periodically by Amnesty International। ये हम नहीं कह रहे, ये UPA सरकार के MOS होम 2004 में कहते हैं such accusations are made periodically by Amnesty International and international non-governmental organization based in London। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया इसका और कहते हैं कि there are other international non-governmental organizations also who are working in human rights violations. The government of India does not react or respond to such reports brought out by such organizations. Starred question number 78, 22 अक्टूबर 2008। प्रश्न पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार के ऊपर चिंता जताई जा रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल। डॉक्टर शकील अहमद MOS होम UPA सरकार में कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए इंटरनेशनल NGO बेस्ड इन लंदन। फिर कहते हैं द मेथड्स यूज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस टू गैदर इंफॉर्मेशन हैव बीन क्वेश्चन्ड। इनके जो तरीके हैं, किस तरह से ये अपना खबर हासिल करते हैं, किस तरह से ये सर्वे करते हैं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा जाता है कि कैसे अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर कहते हैं इट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिएक्ट टू सच रिपोर्ट्स। दो सवाल मैंने आपको दिखाए। तीसरा क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2530, 16 दिसंबर 2008। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज रिपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन्होंने उस तरह के उदाहरण दिए हैं कि ह्यूमन राइट्स को सप्रेस करा जा रहा है। शकील अहमद साहब उसका जवाब देते हैं कि द मेथड्स यूज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस टू गैदर इंफॉर्मेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम देकर वो कहते हैं द मेथड्स यूज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस to gather information have been often questioned, particularly as they are not free from bias. Particularly because they are not free from bias. ये UPA सरकार के अंदर हुए हैं। और यही नहीं, 28 अक्टूबर 2017 को एक आर्टिकल आता है, ये इन्हीं की वेबसाइट पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट के ऊपर है।
कश्मीर में जो घटना हुई उसके ऊपर ये लिखते हैं, इन 1990 आर्म्ड ग्रुप्स कैरिड आउट सेवरल अटैक्स। आर्म्ड ग्रुप्स ये कतराते हैं जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ उसके ऊपर जो आतंकी थे उन्हें ये आर्म्ड ग्रुप्स कहते हैं। और आगे कहते हैं सेवरल केसेस इन विच कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड बाय सस्पेक्टेड आर्म्ड ग्रुप्स। ये एक मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रूप है जो पूरी दुनिया के अंदर ये अगर कहीं और हुआ होता तो ये इसको जेनोसाइड कहते, लेकिन भारत के अंदर ये हुआ है तो ये कतरा रहे हैं उनको आतंकी भी कहने में। सस्पेक्टेड आर्म्ड ग्रुप्स उनको कहते हैं। ये असल रूप है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ये सब फंडिंग इनको आती है। ये फंडिंग किस लिए आती है? इनका असल मकसद क्या है? इनको तो कई देशों में रोक भी दिया गया है। और ये किस तरह के प्रश्न करते हैं उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत के, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने एक साइंस मैगजीन को कहा that foreign NGOs are behind agitation against nuclear power plant। कर्नाकुलम पावर प्लांट के में जो वहां पर जो एजिटेशन हुआ उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज हैं। और कौन सी एनजीओ ने उनके पास पत्र भेजा, उनके पास दरकार करी कि जो बंदी बनाए गए हैं, जिनको पकड़ा गया, उनको छोड़ा गया, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट में उनको पकड़ा गया है उनको तुरंत छोड़ा जाए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं। इन दोनों बातों को आप जोड़ दीजिए। एमनेस्टी को भी ये पहली बार नहीं है। प्रीवियसली इन 2009 यूपीए सरकार के समय उनका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर रिसीविंग फॉरेन फंड्स एंड दे वर सस्पेंडेड, देयर ऑपरेशंस वर सस्पेंडेड इन द ईयर 2009। यह स्पष्ट है हमारी तरफ से कि जब पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर किसी भी तरह का हमला करती है, कोई एनजीओ उसको कमजोर करने की कोशिश करती है, तो पार्टियों के हित से ऊपर उठकर हम सब देश के हित में खड़े होते हैं। तब भी हम खड़े हुए थे और आज भी हमें खड़े होना चाहिए, खास तौर से तब जब वो भारत का कानून तोड़ रहे हों। कोई भी संस्था भारत में काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी स्वागत है। लेकिन आप एक सत्यवादी चोगा पहनकर कानून का उल्लंघन करें, यह ना विदेशी ना देसी संस्थाओं को हम इजाजत दे सकते हैं। आपको भारत के कानून का फॉलो करना ही पड़ेगा। और हमारा जो देश है, इतनी विभिन्नताएं हैं, उसमें बावजूद भी एकता है। भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसका कष्ट कई देशों को हो सकता है, कई संस्थाओं को हो सकता है, उनके अलग अलग इरादे हो सकते हैं, लेकिन भारत की सरकार और भारत के नागरिक और वो सभी संस्थाएं जो भारत के हित में काम करना चाहती हैं, वो ऐसे इरादों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। मल्टीपल illegalities have been undertaken by Amnesty, and therefore Amnesty has no right to lecture anyone on propriety, especially when it faces investigations of its own improper actions. And like I said before, Amnesty International is no different from any other organization in India and will therefore face the rule of law like any other organization. ये अंग्रेजों की हुकूमत का जमाना नहीं है जहां हम गुलाम हैं और वो हमारे मास्टर्स हैं, कि उनका अलग कानून और हमारे ऊपर लागू अलग कानून। हम उससे बहुत आगे आ गए हैं। हम सबको समान मानते हैं, हमेशा से मानते आए हैं, आगे भी मानेंगे। और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमें खुद और हमारा संविधान इन सब चीजों की सेफगार्ड करता है कि मानवाधिकार
पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं कायम रखे जाते हैं या रखने की कोशिश होती है तो वो हमारा भारत है। थैंक यू। एक मिनट क्या करना, अंग्रेजी में तो बोला था उन्हें बीच बीच में। There have been multiple illegal. So first, the point is that Amnesty International is saying that we are stopping our operations in India because of the government of India feeling that their reports on human rights is anti-India. That is not the point. Never has been and is not the point. The point simply which they are not stating is that how are they receiving foreign funds without having a permission for it? Like any other organization that wants to work in a country, be it international or be it Indian, you have to follow certain rules and laws. To find a via media to circumvent the rules of the country in which you're working is violating the very violating the very norms and rules of the land. And therefore, if you're doing illegal operations, you will not be allowed to continue your operations. And as I stated, there have been various questions raised during the UPA times. Those have been answered. 3 separate instances I have given you. They have been answered by the then MOS Home, taking the name of this international agency, Amnesty International, taking its name and saying that their very method of collecting information is subjective and questionable. They've stated it in their answers. It's questionable. Their method of collecting information is questionable. And there is a bias against India. It's been very clearly stated. Thereafter, this agency creates 4 companies. If you have a true heart, and if you're working for the human rights anywhere, why do you have to circumvent rules? Why do you have to create 4 companies to do your job? I must also tell you, and of course, in the end, there are multiple illegalities that have been undertaken by Amnesty, and therefore Amnesty has no right to lecture anyone on propriety, especially when it faces investigations of its own improper actions. And like I said before, Amnesty International is no different from any other organization, be it from India or outside India, and will face the rule of law. I have to tell you that 17th June 2015, 10 out of 13 office bearers of Amnesty International in Nepal resigned from Amnesty International because of provoking separatism in Nepal. 2015 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के खुद के 13 में से 10 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नेपाल के अंदर अलगाववाद फैला रहा है। मोरक्को के अंदर उनके 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे। दे वर सबवर्टिंग द स्टेट and they were arrested. There are multiple examples of this, and therefore, to accuse us of bias is absolutely uncalled for, especially when we are treating all agencies and everyone equally. And like I mentioned, that our constitution itself and our culture, our history and our traditions ensure that we are amongst the best in the world in terms of maintaining human rights. Thank you so much. इस विषय से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
बहुत गहरा प्रश्न है और इस प्रश्न की गहराई तक हम सबको जाना चाहिए। मुझे लगता है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब जो तहकीकात जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर इस तरह के जो सवाल हैं उनके भी प्रश्न शायद कहीं छुपे हुए मिल जाएं कि आखिर इरादा क्या है, ऐसा क्यों भारत के साथ बार बार कर रहे हैं, चाहे वो यूपीए का समय हो चाहे एनडीए का समय हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत सतर्क है, भारत की सरकार सतर्क है और भारत में अलगाववाद फैलाने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद।